चित्तौड़गढ़ के विध्वंस को अपनी आंखों से देखकर आया हूं। जो मैं देखकर आया हूं वही आपको दिखाऊंगा। एक टीवी चैनल है भारत 24, उसके कार्यक्रम के लिए गया था, काफी समय पहले गया था। उसके लिए 3 प्रोग्राम शूट करके आया था। 2 तो चित्तौड़ के दुर्ग से रिलेटेड, ये वहां पुजारी जी हैं, इनसे कुछ जानकारी ले रहा था। जो वहां पर कालिका माता टेम्पल है चित्तौड़ के दुर्ग में, उससे रिलेटेड। तो 2 तो यहां से रिलेटेड प्रोग्राम किए थे और एक हल्दी घाटी जाकर आया था, जहां पर महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। चित्तौड़ के दुर्ग में जाकर जो मैंने अपनी आंखों से देखा, प्रयास करूंगा कि आपको वो सब उसी रूप में दिखा सकूं और ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ में बात करूंगा। इस वीडियो के लिए जो हमारे ऑथेंटिक सोर्सेज रहेंगे, गौरीशंकर हीराचंद ओझा की किताब उदयपुर राज्य का इतिहास, उससे बात करेंगे। इसके अलावा जेपी स्ट्रेटन का चित्तौड़ एंड द फैमिली ऑफ मेवाड़, वो सोर्स। इसके अलावा मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल का आधिकारिक स्रोत है मासिर ए आलमगीरी, ये वाला, ये मासिर ए आलमगीरी जो मुगल शासक औरंगजेब का सेक्रेटरी था, इनायतुल्लाह खां कश्मीरी। उसके कहने पर साकी मुस्तैद खान ने इस किताब को कंपाइल किया, लिखा। बाद में इस किताब को सर जदुनाथ सरकार, प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने उस किताब का जो साकी मुस्तैद खान ने लिखी थी उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किताब है, क्योंकि उर्दू फारसी तो हमको आती नहीं है। इन सोर्सेज के आधार पर हम बात करेंगे। चित्तौड़ जब जाते हैं तो सबसे पहले रास्ते में आता है ये एक पुराना ब्रिज, जो वहां पर गंभीरी नदी के ऊपर बना हुआ है। सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक किया था, कई बार बता चुका, आप जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने केवल चित्तौड़ पर ही अटैक नहीं किया था, 1301 में रणथंभौर पर भी किया था, 1308 में शिवाना पर भी किया था, 1311 में जालोर पर भी किया था, इसके अलावा जैसलमेर में भी किया था, और 1303 में यहां पर किया था। 28 जनवरी 1303 को वो दिल्ली से चला था अटैक करने के लिए, और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार हो गया था। यहाँ अधिकार होने के बाद अपने बेटे खिज्र खां को यहाँ की शासन व्यवस्था सौंपकर, मतलब प्रशासक बनाकर, शासक तो वही है, प्रशासक बनाकर वो वापस दिल्ली की तरफ चला गया था। और खिज्र खां भी कुछ समय बाद यहाँ से चला गया था, यहाँ का प्रशासक सोनगरा के मालदेव चौहान को सौंप दिया था। बाद में 1326 ईस्वी में हमीर सिसोदा ने वापस से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ये तो मोटी मोटी बात। अब जब हम जाते हैं वहां चित्तौड़, तो ये एक पुराना ब्रिज है गंभीरी नदी पर, एक नया ब्रिज भी बना हुआ है, ये पुराना ब्रिज है। इसके संबंध में ये कहा जाता है कि खिज्र खां का जब चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार हो गया था, तब इस ब्रिज का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने वैसे अपना कैंप यहीं लगाया था, गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे उसने अपना कैंप लगाया था, यहां से फिर अटैक किया था। तो ये गंभीरी नदी है। नदी क्या है, बिल्कुल नाला सा हो गया। मैं गया था अपनी टीम को लेकर, कैमरामैन को लेके, यहाँ अंदर नाले में तो नहीं उतर पाए, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें यहां पर मैंने ढूंढने की कोशिश की, जैसा मैं पढ़ के गया था। विषय पर आते हैं। इसके संबंध में यह कहा जाता है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि इस ब्रिज का निर्माण खिज्र खां ने चित्तौड़ में जो हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा था उनके अवशेषों से कराया गया था। एक जो सोर्स है गौरीशंकर हीराचंद ओझा का उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग 1, पेज नंबर 65-66, मैंने ली है, इमेजेस ली है, उनके साथ बात कर लेते हैं। एक सोर्स और है जेपी स्ट्रेटन का। जेपी स्ट्रेटन ये कहते हैं कि नहीं, इसका निर्माण खिज्र खां ने नहीं कराया। बोले फिर किसने कराया? बोले इसका निर्माण चित्तौड़ के एक शासक हुए थे अरी सिंह, उनके द्वारा इस ब्रिज का निर्माण करवाया गया। अब गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जेपी स्ट्रेटन ने जो बात लिखी है चित्तौड़ एंड द फैमिली ऑफ मेवाड़, पेज नंबर 67 पर, उस बात का गौरीशंकर हीराचंद ओझा खंडन करते हैं और ये कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले एक तो अरी सिंह जो है वो कभी भी चित्तौड़ के शासक बने ही नहीं थे। कौन थे अरी सिंह, मैं अभी आपको बताऊंगा। क्या कहते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा कि अरी सिंह जो है ना, ये कभी चित्तौड़ के शासक बने ही नहीं थे। फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि ये जो पुल बनाया गया है ये सार सैनिक शैली का है। सार सैनिक शैली जो है मुस्लिम शैली है। फिर ओझा ये कहते हैं कि इस पुल का जो निर्माण है वो हिंदू और जैन मंदिरों के जो अवशेष थे उन अवशेषों से कराया गया है, और ये लिखा है राजपूत लोग कभी भी ऐसा नहीं करते, तो इसका मतलब
गौरीशंकर हीराचंद ओझा के हिसाब से अगर माने तो इस ब्रिज का निर्माण जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला ब्रिज, ये खिज्र खां के द्वारा बनवाया गया। अब पहला सवाल तो ये कि जेपी स्ट्रेटन ये कहते हैं कि हरि सिंह ने इसको बनवाया था, तो कौन थे हरि सिंह? ध्यान देना, चित्तौड़ में दो शाखाएं हम देखते हैं, एक तो रावल शाखा, एक सिसोदा शाखा। रावल शाखा वो जो 1303 में यहाँ के शासक थे रतन सिंह, या कुछ जगह रतन सेन भी लिखा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया था, अटैक करने के बाद चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था, उनकी रानी थी पद्मिनी, तो वो रावल शाखा के थे, भाई बंधु ही थे। दूसरा, इन्हीं के जो भाई बंधु थे जो सिसोदा गांव में रहते थे, तो सिसोदा गांव में रहने के कारण वो सिसोदिया कहलाए थे। रावल शाखा तो समाप्त हो गई थी कब? 1303 में, जब अलाउद्दीन खिलजी का यहां पर अधिकार हो गया था। सिसोदा के गांव में रहने वाले, मतलब इस समय जब रावल शाखा समाप्त हुई तो इसी समय सिसोदा गांव में जो रहते थे लक्ष्मण सिसोदिया, सिसोदा गांव में रहने के कारण सिसोदिया, उन्हीं के वंशजों में थे आगे चलकर महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, वो सिसोदिया थे। तो लक्ष्मण सिसोदा जो है वो अपने 7 पुत्रों के साथ में इस युद्ध में काम आ गए थे अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते लड़ते। उन्हीं लक्ष्मण सिसोदा के 7 पुत्रों में से एक पुत्र थे हरि सिंह, जो चित्तौड़ के शासक नहीं थे, जबकि इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वो काम आ गए थे। तो जेपी स्ट्रेटन जिस हरि सिंह की बात करते हैं वो हरि सिंह चित्तौड़ के शासक नहीं बने थे, सिसोदा के लक्ष्मण सिसोदिया के बेटे थे, जो उस समय युद्ध में काम आ गए थे। ये जो शाखा शुरू हुई थी ये राहब और महाब से शुरू हुई थी, सिसोदा शाखा, और इसी में जो 12वीं पीढ़ी थे, मतलब जो 12वें जो वंशज थे वो थे आपके लक्ष्मण सिसोदिया। और इसी में फिर हम आगे चलकर देखते हैं कि महाराणा हमीर सिंह हुए। भाई ये महाराणा लगाया करते थे और रतन सिंह जो है ये रावल लगाया करते थे, कि महाराणा हमीर सिंह, फिर महाराणा खेता, फिर महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, फिर उदा, फिर रायमल, फिर महाराणा सांगा, फिर महाराणा रतन सिंह, फिर विक्रमादित्य, फिर उदय सिंह, और फिर आगे चल के आते हैं महाराणा प्रताप, जो 1572 में शासक बने थे और 1597 ईस्वी तक रहे थे। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब कुछ लोग ये तर्क करते हैं गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये जो बनाया गया है हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों से, ऐसा कुछ नहीं था, ये गलत है, गड़बड़ है, ऐसा तर्क करते हैं। 2-3 चीज क्लियर करता हूं। पहला तो हिंदू और जैन, सिख, बौद्ध अलग अलग है क्या? हमारा संविधान ऐसा नहीं मानता। हमारे संविधान का भाग 3 है जो मौलिक अधिकारों की बात करता है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। उसमें अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। अनुच्छेद 25 यह कहता है कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है। धर्म के अनुसार आचरण मतलब जैसे सिख लोग हैं वो कृपाण वगैरह रखते हैं, तो धर्म के अनुसार आचरण है। तो कोई व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है और अंतःकरण कर सकता है। अनुच्छेद 25 ये भी कहता है कि सरकार अगर चाहे तो इस धार्मिक स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था खराब ना हो, स्वास्थ्य खराब ना हो, इसके आधार पर कुछ प्रतिबंध भी लगा सकती है। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि यहाँ हिंदू शब्द का जो अर्थ है वो बौद्ध, जैन और सिख सहित है, यह अनुच्छेद 25 कहता है। आगे जैसे अनुच्छेद 26 भी है कि साहब आप कोई भी संस्था बना सकते हो, धार्मिक संस्था बना सकते हो, उसका प्रबंधन भी कर सकते हो। इसके अलावा धर्म के लिए अपने कोई संपत्ति, चल अचल संपत्ति का अर्जन भी कर सकते हो, उसका समुचित उपयोग भी कर सकते हो। इसी प्रकार से अनुच्छेद 27 की सरकार जो है, मतलब राज्य जो अनुच्छेद 12 में लिखा गया है। खैर मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं जाऊं क्योंकि ज्यादा मुझे पता आप बोर हो जाएंगे, वापस विषय पर आ जाइए। तो एक तो जैन और जो हिंदू है, तो हमारा संविधान क्या कहता है धर्म के बारे में, वो किस किस को हिंदू मानता है वो मैंने आपको बताया। अब इस बात का जवाब कि कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मंदिरों को तोड़कर इसके अवशेषों का निर्माण, ये जो है इसका निर्माण नहीं कराया गया था। तो मंदिरों को तोड़ा जाता था, नहीं तोड़ा जाता था, या ये सिर्फ हवाई बातें हैं कि केवल ऐसा झूठा प्रचार कराया गया कि मंदिरों को तोड़ दिया जाता था। देखो मैंने जो चित्तौड़ में देखा मैं वो एक बार दिखाता हूं। ये वहां पर बनी हुई एक महिला की मूर्ति है, नृत्य की मुद्रा में है। इस मूर्ति को लगभग पूरा खंडित किया गया है, जिसमें इस मूर्ति के जो वक्ष स्थल हैं, मतलब महिला के मूर्ति के जो विशेष अंग हैं उनको भी खंडित किया हुआ है। यहां तो हालांकि ये पूरी मूर्ति खंडित है, इसमें वक्ष स्थल भी खंडित कर दिए होंगे। मैं चित्तौड़ गया तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारी महिलाओं की बहुत सारी मूर्तियां ऐसी हैं जो पूरी की पूरी मूर्ति साबुत है, कुछ हिस्सा नहीं तोड़ा गया, सिर्फ वक्ष स्थलों को ही खंडित किया है। ऐसी एक आध मूर्ति नहीं, ऐसी बहुत सारी मूर्तियां हैं। तब ये समझ में आता है कि
1303 में भले ही अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ अटैक किया हो, 1534 में बहादुर शाह ने अटैक किया था, 1567-68 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने यहाँ पर अटैक किया था। तो इन महिलाओं की मूर्तियां, जो पूरी की पूरी मूर्ति सही सलामत है, लेकिन उनके शरीर के विशेष अंगों को टारगेट किया हुआ है, तब दिमाग में एक सवाल यह आता है कि अगर मूर्तियों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार हो जाता, तो अगर महिलाओं को बंदी बना लिया जाता था, तो फिर उन महिलाओं के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जाता। शायद यही कारण है कि राजपुताना की जो वीरांगनाएं थी वो जौहर कर लिया करती थी। जौहर का मतलब यह है कि जिंदा अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती थी, उसके बाद क्या, राख बन जाती थी। मतलब सीधा सा मतलब यह है कि हमारे शरीर की राख भी आपको नसीब ना हो, इस प्रकार वो कर लिया करते थे। मैं गया यहाँ एक स्थान पर, हालांकि एक किताब है जो मैंने पढ़ी, अबुल फजल ने लिखी अकबरनामा, जो मुगल शासक अकबर का दरबारी था, नवरत्नों में से एक था, मित्र भी था, उसने लिखा अकबरनामा। वो ये कहता है कि ये जो जौहर कुंड है, मतलब जहाँ महिलाएं जौहर करती थी, वो पुराने महल बने हुए हैं, और गोमुख कुंड है उसके बीच में किसी स्थान पर था। मैं पुराने महल आपको दिखाता हूँ, जैसा वो अबुल फजल कहता है। पुराने महल ये वाले जो पुराने महल हैं, ये एक और जोरदार बात बताता हूं, जिसकी मैं अभी आगे चर्चा आपके साथ में करूंगा। जब चित्तौड़ के दुर्ग में आप घूमने के लिए जाएंगे, तो आपसे ये कहा जाएगा कि ये रानी पद्मिनी के महल हैं। कौन से? ये वाले, बहुत अच्छी कंडीशन में है। लेकिन वहां के एक बहुत अनुभवी गाइड, जिन्होंने मेरे को ये बताया, नहीं साहब ये नहीं है रानी पद्मिनी के महल, रानी पद्मिनी के महल ये है। थोड़ा जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रानी पद्मिनी के महल। तो मैंने कहा फिर गलत क्यों प्रचारित किया जा रहा है, वो वाले क्यों बताए जा रहे हैं? बोले मसाला नहीं मिलता। जबकि वास्तव में ये वाला आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो रानी पद्मिनी कब थी? 1301 में। और वो जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बाद में बनाया गया था, दिखने में लग जाएगा, भले ही आप कितना ही जीर्णोद्धार कर दो, कितना ही मरम्मत करा दो, जो पुराना स्ट्रक्चर है वो आपको अलग नजर ही आ जाएगा। इस विषय पर मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं आपको जो मंदिर वाला पूरा विषय है उसको एकदम क्लियर कर देता हूं। एक फोटो थी ये वाली ये जो कुछ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, वहां के गाइड थे, उन्होंने ये बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा, इसको जौहर कुंड कहा जाता है। यहाँ पर मतलब जौहर कर लिया करती थी। अब आप ये देखेंगे यहाँ कैसे जौहर करेंगे, तो गार्डन बना हुआ, गार्डन तो आज बना हो गया, पहले गड्ढा था, लकड़ियों को जलाया जाता था और एक एक करके यहाँ पर महिलाएं जौहर कर लिया करती थी। गाइड के द्वारा ये बताया गया कि ये जो है, ये महारानी कर्णावती ने यहाँ पर जौहर किया था, जो महाराणा प्रताप की दादी थी, महाराणा उदय सिंह की माता थी। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कोई प्रूफ वगैरह मिला? बोले यहाँ खुदाई की गई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उनको कुछ आभूषण वगैरह इस तरह के कुछ मिले थे, तो ये जौहर कुंड है, यहाँ पर मतलब ऐसा जौहर कर लिया जाता था। तो उन्होंने तो मुझे इस स्थान के बारे में बताया। जबकि अबुल फजल ये कहता है कि नहीं, जो ये पुराने जो महल हैं, ये शुरू वाली जो फोटो है मेरी, ये जो पुराने महल हैं इनके बीच में आगे गोमुख कुंड है, उसके बीच में कहीं पर जौहर कर लिया करते थे। खैर, समझाने का तात्पर्य यह था कि जब मूर्तियों के विशेष अंगों को टारगेट किया गया है, तो महिलाओं को बंदी बना लिया जाता, तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता, इसीलिए जौहर कर लिया जाता था। अब दूसरा सवाल कि कुछ लोगों का यह तर्क कि नहीं, मंदिरों को कभी खंडित नहीं किया गया, मूर्तियों को कभी खंडित नहीं किया गया, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जिस पुल के बारे में कहा कि उसको हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों से बनाया गया, ऐसा तो खंडित ही नहीं किया गया। जब खंडित नहीं किया गया तो ऐसे कैसे बना लिया जाएगा? पहला पॉइंट ये, जब आप चित्तौड़ जाएंगे तो चित्तौड़ में आप ये देख कर आना, बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पर। आदिनाथ जी का मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर है, कालिका माता टेम्पल है। कालिका माता टेम्पल सही सलामत है, उसका जीर्णोद्धार करा दिया था महाराणा आमिर सिंह ने। मैंने जब पुजारी जी से पूछा, क्योंकि वही एकमात्र मेरे को सही सलामत मंदिर मिला जो अभी वर्तमान में देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है। बाकी जितने मंदिर आप जाओगे तो उन मंदिरों के बगल में आपको खूब सारे टुकड़े टुकड़े दिखेंगे, मतलब जो तोड़ा गया था वो खूब सारे टुकड़े दिखेंगे। कीर्ति स्तंभ के बगल में भी जाओगे जो महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया हुआ है, 2 कीर्ति स्तंभ है। एक जैन कीर्ति स्तंभ है जो 14वीं शताब्दी में बनाया गया था, जैन व्यापारी जीजा के द्वारा बनाया गया था, कुछ जगह 12वीं शताब्दी की बात है, तो वो जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। और एक महाराणा कुंभा ने बनाया था 1440 से 1448 के बीच में, वो कीर्ति स्तंभ अलग है। उनके बगल में देखोगे तो ऐसे ढेरों के ढेर लगे मंदिरों के अवशेषों के। तो वहां पर भी आपके दिमाग में सवाल जब आए तो गाइड से आप पूछना कि ये मंदिर सारे टूटे हुए क्यों हैं, इनके शिखर क्यों टूटे हुए हैं, ये सारी मूर्तियां क्यों टूटी हुई है, महिलाओं के शरीर के जो विशेष अंग हैं वही क्यों टूटे हुए हैं, ये सारे ये जो खंडर पूरे लगे हुए हैं ये किसके अवशेष हैं? केवल ये बात आप उनसे एक बार पूछना। अब आओ, अब यहां पर आओ। वो बात की नहीं साहब मंदिरों को तो कभी नहीं तोड़ा गया था,
देखो इस किताब का मैंने रेफरेंस दिया, मासिर आलमगीरी, औरंगजेब के शासनकाल की, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के जस्ट बाद में लिखी गई थी। उनके सेक्रेटरी इनायतुल्लाह खां कश्मीरी के द्वारा साकी मुस्तैद खां को कहा गया था, साकी मुस्तैद खां ने कंपाइल कराया था, सर जदुनाथ सरकार ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इंग्लिश के ट्रांसलेशन के ये पेज वापस बता देते, ठीक है। इस किताब में पेज नंबर 115, 116, 117 ये जानकारी देते हैं कि मेवाड़ में कितने मंदिरों को तोड़ा गया था। 115, 116, 117 में जानकारी मिलती है कि उदयपुर और इसके आसपास के 172 मंदिरों को तोड़ा गया था। इसके अलावा उदय सागर झील आप जाएंगे तो वहां के 3 मंदिरों को तोड़ा गया था। चित्तौड़ में आप जाएंगे, इस किताब में लिखा हुआ है, चित्तौड़ में आप जाएंगे तो चित्तौड़ के 63 मंदिरों को तोड़ा हुआ है। आमेर आप आएंगे, आमेर के तो मुगलों के साथ में अच्छे रिलेशन थे, लेकिन आमेर में भी अबू तुरब के द्वारा 66 मंदिरों को तोड़ा गया था। ये जो पहला पेज मैंने लगाया है, ये पहला पेज है मथुरा से रिलेटेड, कि मथुरा के प्रसिद्ध केशव राय के मंदिर को तोड़ा गया था। स्क्रीनशॉट आप ले लेना, और चाहो तो इस किताब को एक काम करना ना, आप लोग गूगल सर्च करना मासिर आलमगीरी, पीडीएफ में किताब आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना, और जो जो पेज मैंने बताया इन पेजों को आप पढ़ लेना, ठीक है। मथुरा में मंदिर है केशव राय जी का मंदिर, जिसके संबंध में यहां पर यह जानकारी दी गई है, जैसा लिखा हुआ है उसको मैं मोटा मोटा सरल सी भाषा में हिंदी में बता देता हूं कि 25 जनवरी 1970 को, 25 जनवरी था ना, हाँ सॉरी 27 जनवरी 1670 को उस प्रसिद्ध केशव राय के मंदिर को तोड़ने का आदेश हुआ। शुरू में मुगल शासक औरंगजेब की कुछ तारीफ की हुई है कि वो न्यायप्रिय हैं, और इस तरह की कुछ बातें लिखी गई है। आगे लिखा गया है कि ये जो मंदिर है इसका निर्माण बीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा कराया गया था, और फिर इनको बताया गया मूरख था, मूरख वीरदेव सिंह बुंदेला के द्वारा कराया गया था। यह लिखा गया है इसमें कि ये जो व्यक्ति है बादशाह जहांगीर का काफी क्लोज था, काफी निकट आ गया था, क्योंकि इसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। जहांगीर इससे प्रसन्न हुआ और जहांगीर ने कहा कि चल ठीक है तू मंदिर बना ले वहां पर, और बीर सिंह देव बुंदेला ने 33 लाख रुपए खर्च करके उस मंदिर का निर्माण करा दिया, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। आगे फिर यह लिखा हुआ है कि हमारे सैनिकों के अथक परिश्रम ने काफिरों की उस बुनियाद को ढहा दिया और उसके स्थान पर एक बड़ी मस्जिद का निर्माण कराया गया। यह भी इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप। आगे फिर यह लिखा हुआ है वहां पर बहुत सारी मूर्तियां थी आभूषणों से सजी हुई, उन मूर्तियों को लाया गया और वहां आगरा में कोई एक मस्जिद है बेगम साहिब मस्जिद, उसकी सीढ़ियों के नीचे दबाया गया। अब सीढ़ियों के नीचे क्यों दबाया गया बाकी आप समझ लेना, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बाद में लिखा हुआ है कि मथुरा का नाम चेंज करके इस्लामाबाद कर दिया गया। इसी तरीके से उदयपुर के, उदय सागर झील के, चित्तौड़ के, आमेर के बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने की जानकारी इस किताब में दी हुई है, जो औरंगजेब के शासनकाल का आधिकारिक स्रोत माना जाता है। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हुआ कि जब हम चित्तौड़ जाते हैं, देखो ये क्या अभी बताता हूं। पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ कि चित्तौड़ जाते हैं तो रास्ते में एक ब्रिज आता है जो सार्वजनिक शैली का बना हुआ है। उस ब्रिज के संबंध में जैसी जैसी जानकारी थी वो मैंने बताई। फिर ये तर्क था कि नहीं ऐसा नहीं होता था, मंदिरों को नहीं तोड़ा जाता था, तो उसके पक्ष में जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज मैंने आपके समक्ष रखे। इसके अलावा हमारा संविधान का अनुच्छेद 25 किसको हिंदू मानता है वो मैंने बात आपके समक्ष रखी। ये जो फोटो है, जब मैं गया भारत 24 के लिए प्रोग्राम करने के लिए, तो केवल किताबों को पढ़ के गया था, उस स्थान पर मैं कभी गया हुआ नहीं था। तो मेरी जिज्ञासा थी इस बात को ढूंढने की कि केवल किताबों में ऐसा लिख दिया, वास्तव में ऐसा था क्या कि मंदिर के अवशेष लाकर और फिर उनसे इस ब्रिज का निर्माण कराया हो। तो मैं कैमरामैन को साथ ले गया, मैंने कहा चल भाई, और जहां जहां कुछ स्ट्रक्चर मेरे को दिखेगा उसको क्लिक कर लेना। मैंने भी अपने मोबाइल से क्लिक किया, कुछ एक और क्लिक्स थे वो उनके पास में थे, मेरे पास में नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर मुझे कुछ ऐसा लगा, अब है या नहीं है इस बात को लेकर मैं पूरा श्योर नहीं हूं, लेकिन ऐसा कुछ लगा जैसे ये स्ट्रक्चर लगभग वैसा है जैसा मैंने मंदिर में देखे थे, वहां पे चित्तौड़ के दुर्ग में देखे थे। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर मुझे ऐसा दिखा, किसी पत्थर के ऊपर, ये किसी पत्थर के ऊपर ऐसा चक्र सा बना हुआ था। आप जाओ तो कभी देखना नीचे, तो अंदर तो पानी में नहीं उतर पाओगे गंभीरी नदी में, क्योंकि अब तो पूरा नाला सा ही हो गया, हो गंदगी है बहुत ज्यादा। कुछ ऐसा चक्र का सा यूं स्ट्रक्चर है, और जानते हैं चक्र का जो स्ट्रक्चर है वो सनातन संस्कृति में ही होता है, कुछ ऐसा मुझे दिखा। तो शायद हो सकता है ये इस बात का प्रमाण हो कि वहां के अवशेषों से कराया गया है। अब कराया गया कि नहीं कराया गया इस पर आप लोग और रिसर्च कर लेना। अब जब हम आते हैं चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर, तो यहां पर ये तो देखो मासिर आलमगीरी की फोटो लगाई हुई है, पेज नंबर 120।
इसमें लिखा हुआ अबू तुरब जो वहां पर गया था, डिमोलिश मंदिरों को तोड़ दिया गया था। कहाँ के? आमेर के। आमेर लिखा हुआ है, जो आमेर जयपुर की उस समय राजधानी हुआ करता था उस समय। और कब तोड़ा था? 10 अगस्त को तोड़ा गया था। ये 10 अगस्त। यहाँ के शासक थे राम सिंह, जो जयसिंह के पुत्र थे, मिर्जा राजा जयसिंह के। और मिर्जा राजा जयसिंह की औरंगजेब के साथ में बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन बाद में मिर्जा राजा जयसिंह के संबंध में कहा जाता है कि उनके 2 निकट व्यक्तियों के द्वारा जहर दिलवाकर मिर्जा राजा जयसिंह की हत्या करवा दी गई थी। अब मिर्जा राजा जयसिंह की उनके निकट व्यक्ति अगर कोई हत्या करे तो या तो वो अगला शासक बनना चाहिए, शासक तो बना नहीं था, शासक तो उनके बेटे बने थे। उनके संबंध में कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा जहर दिलवाकर मिर्जा राजा जयसिंह की हत्या करवा दी गई थी, क्योंकि वो नाराज थे। एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से निकल गए थे चकमा देकर, इस बात से नाराज थे, और औरंगजेब को शक ये था कि ये मिर्जा राजा जयसिंह ने कराया, इसलिए उनको मरवा दिया गया था। राम सिंह से भी ठीक रिलेशन थे औरंगजेब के, लेकिन उसी समय राम सिंह के समय की ये घटना है जब ये तोड़वा दिया गया था। खैर आगे हो, आगे हम बात करते हैं। अब चित्तौड़ के दुर्ग में अगर घूमने के लिए जाओ तो क्या क्या मिलेंगी? बहुत सारी चीजें मिलेंगी। 2 साइड से एंट्री है, एक पूर्व से एक पश्चिम से। चित्तौड़ का पूरा दुर्ग जो है वो आपकी टिप्स पे करा दूंगा कि चित्तौड़ के दुर्ग में क्या क्या है। बहुत सारी नॉलेज भी आपको मिलेगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है, बहुत सारी नॉलेज वो भी मिलेगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है, क्योंकि अब एग्जाम में ये तो नहीं पूछा जाएगा कि कौन से मंदिर तोड़े गए थे, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। मासिर आलमगिरी लेखक जरूर पूछ लिया जाएगा, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा किस पेज पर केशव राय के मंदिर के तोड़ने की जानकारी है, किस पेज पर आपके चित्तौड़ के मंदिर के तोड़ने की जानकारी है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ नॉलेज के लिए था, लेकिन बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी काम की है। कि अगर वहां एंट्री लेंगे तो पूर्व से, पश्चिम में 7 दरवाजे हैं, पाडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, और कुछ जो दरवाजे हैं जैसे पाडल पोल है, भैरव पोल है और राम पोल, यहाँ पर कुछ योद्धाओं की छतरी बनी हुई। छतरी का मतलब स्मारक, कौन कौन योद्धा हैं, वो योद्धाओं की जो छतरी बनी हुई है, तो वहीं पर वो लड़ते 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 वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ऐसा क्या काम किया था। फिर पूर्व की साइड में जो सूरज पोल है, उधर से ही ज्यादा अटैक क्यों हुआ करते थे। बहुत सारी बातें हैं यहाँ से रिलेटेड, कौन कौन से महल बने हुए हैं, कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, इसके बारे में मेरे हिसाब से 2-3 टुकड़ों में हम ले लेंगे, उस पर फिर बात करते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।